नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज। जी हां, एक वो दौर था जब राजद अकेले दम पर बिहार की सत्ता के शीर्ष पर होती थी और उसके इशारे पर पूरा बिहार चलता था। मगर पिछले 17 वर्षों से राजद सत्ता से दूर है। एक एक दो बार वो सत्ता में आई, लेकिन गठबंधन के आश्रय। एक बार फिर वो गठबंधन के आश्रय सत्ता में है, मगर इस बार वो जोरदार तरीके से आई है और ऐसा लग रहा है कि सत्ता में उसकी हनक बहुत जबरदस्त है। हमारे साथ राजद प्रवक्ता एजाज अहमद मौजूद हैं। आइए उनसे मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा करते हैं। एजाज जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल तेजस न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। एजाज जी, आज आपकी सरकार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करना था। हालांकि वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आपके पास संख्या बल है, सामान्य तरीका, लेकिन ठीक उसके पहले सुबह में ईडी और सीबीआई की छापेमारी पड़ गई। जाहिर सी बात है, रंग में भंग पड़ा है। इस मसले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोगों को पता है कि देश भर की जो भी विपक्षी पार्टियां हैं उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार टारगेट कर रही है और टारगेट पर रख करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। और उसी राजनीतिक रोटी सेकने के उद्देश्य को लेकर के आज यहाँ पर छापामारी की कार्रवाई की गई। मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा। आपने कहा विपक्षी पार्टियां, तो बंगाल में भी पार्थ चैटर्जी के पास तो उतना धन बल मिला ना, तो वो कैसे, मतलब? देखिए, किसके पास क्या मिला नहीं मिला उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये तो सबको पता है, सच्चाई पता है लोगों को कि ईडी, सीडी, आईटी, सीबीआई ये किसके माध्यम से काम करती है। और इन एजेंसियों को कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कटघरे में खड़ा किया और कहा है कि अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए इनको बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। और केंद्र सरकार को एक गाइडलाइंस दिया था कि इन एजेंसियों की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए एक अलग से आयोग बनाने की आवश्यकता है, एक अलग से एजेंसी बनाने की आवश्यकता है जो इन सभी पर निगरानी रखने का काम करे। इसका मतलब है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी पता है कि सीडी, ईडी, आईटी, सीबीआई सारे मामले कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा करवाए जाते हैं अपने विपक्षी दलों को टारगेट में करने के लिए। और ये स्पष्ट रूप से अब लोगों के सामने, देश के लोगों के सामने आ गया है कि किस तरह से छापेमारी की कार्रवाई होती है। तो आज जो छापेमारी चल रही है और जो जमीन के बदले नौकरी की बात चल रही है, ये झूठ है? देखिए, छापेमारी कोई तथ्य पर आधारित नहीं है। छापामारी करके सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन सरकार को कहीं ना कहीं जो आज फ्लोर टेस्ट था उससे रोकने का माध्यम बनाने का प्रयास था। लेकिन उनका जितना भी प्रयास हो जाए, जितना भी वो केंद्रीय एजेंसियों का लोकतंत्र को कमज़ोर करने में माध्यम बना ले, बिहार और महागठबंधन सरकार इनके इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। तो आप लोग बिहार में ऐसी साजिशें ना पहले कामयाब हुई है ना अब कामयाब हो सकती। मतलब बीजेपी आप लोग की एकता से डर गई है? जाहिर सी बात है, ये तो डे फर्स्ट से पता चल रहा है। जिस दिन से बीजेपी के नेता बेरोजगार हुए हैं, सड़कों पर उतरे, सड़कों पर उनको जनता का समर्थन नहीं मिला तो तरह तरह का प्रलाप करना शुरू किए, तरह तरह का आरोप लगाना शुरू किए। जब उससे भी जनता का कोई समर्थन नहीं दिखा तो अब इन्होंने केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लिया है, जो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि हम अपना इसको राजनीतिक औजार बना लें। वो राजनीतिक औजार बनाने का जितना भी प्रयास कर ले, बिहार और बिहार की जनता और बिहार का महागठबंधन सरकार उनके इस हथियार और साजिश में कभी भी नहीं आने वाली है, चूँकि उनके राजनीतिक पैंतरे को हम लोग अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। अच्छा, जदयू के किसी नेताओं के घर छापा नहीं पड़ा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब मामले का मामला नहीं है। मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्षी दल के नेता हैं सभी को टारगेट कर रही है एक एक करके। और आप देखेंगे कि ये जितना भी टारगेट कर रहे हैं उसका उल्टा नतीजा निकलेगा और देश की जनता एक दिन स्वयं सड़कों पर आकर के इनसे पूछने का काम करेगी कि आप इन एजेंसियों का आप लोग सड़क पर उतरेंगे? सड़क पर उतरने की आवश्यकता नहीं है। जनता देख रही है, जनता फैसला कर देगी। बिहार से जो हम लोगों ने जनता ने तो एक महागठबंधन का एक आधार दिया है, ये देश में 2024 में आधार मूर्त रूप लेगा।
तो अभी आपको क्या लगता है कि नीतीश जी के लोगों पर छापेमारी नहीं करे, क्या भाजपा नीतीश जी को फिर पटाने की कोशिश में है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब जो भी प्रयास कर ले, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास सफल नहीं हो सकता है। नफरत के खिलाफ बिहार ने मोहब्बत की राजनीति को जो मजबूती आधार दिया है, ये देश में संदेश चला गया है और देश से ये संदेश गया है कि बिहार देश में भी नेतृत्व करने में सफल होगा। और आप देखेंगे कि महागठबंधन का जो स्वरूप बिहार में बना है, ये देश स्तर पर भी स्पष्ट रूप से 2024 में सामने आएगा। तो नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो तेजस्वी जी यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे ना? देखिए, ये बनाने और बनने का मामला नहीं है। मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सभी विपक्षी दल मिल करके कैसे उखाड़ फेंकने का काम करें। चूँकि ये ना तो देश के जनता के हित में है, ना विपक्षी दल के हित में है, ना ही छात्रों के हित में है, ना नौजवानों के हित में है, ना अन्य लोगों के हित में है। और साथ ही साथ जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है, इस सरकार को जाना होगा। इस सरकार को अब रहने का कोई अधिकार नहीं है। बस एक दो सवाल और आपसे मैं पूछ लेता हूँ। आप ये मुझे बताइए कि नीतीश कुमार जी फिर पलटी मारेंगे क्या? देखिए, ऐसा कोई स्थिति परिस्थिति नहीं है। अगर मार लिए तो? भारतीय जनता पार्टी के कंसेप्ट को आप क्यों अपने मुंह से कॉन्सेप्ट नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कंसेप्ट को मीडिया अपने मुंह से नहीं कहे तो बेहतर रहेगा। नहीं, आपको भी उन्होंने धोखा दिया था। नीतीश जी की विश्वसनीयता बिहार के नेतृत्व पर है, बिहार पर है। अब बिहार कैसे मजबूत दिखे, बिहार कैसे विकास की श्रेणी में आ गया है, बिहार के नौजवानों को कैसे रोजगार मिले, इसके लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ मिल करके 7 दलों का जो महागठबंधन बना है, ये देश को एक ऐतिहासिक रूप से एक बड़ा संदेश देने का काम किया और ये संदेश कहीं ना कहीं 2024 में मूर्त रूप देगा। तो अभी जिस तरीके से रोजगार के लिए लोग सड़क पर निकले थे, एडीएम साहब ने जोरदार लाठी उन पर बरसाई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद आपको पता नहीं है कि जो मामला हुआ था उस पर त्वरित एक्शन लेने का काम माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी ने किया और डीएम साहब ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है सेंट्रल एसपी और डीडीसी के नेतृत्व में। आप देखेंगे कि जो जांच रिपोर्ट आएगा उसके बाद स्पष्ट रूप से कार्रवाई दिखेगी। आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग दोषी थे और दोषी कभी भी बख्शे नहीं जाएंगे। हमारी सरकार सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है और इसमें जो सुनवाई तेजस्वी जी ने की है वो कार्रवाई भी आपको दिखेगी। एक आखिरी सवाल और बड़ा रोचक सवाल है, शायद आपको भी सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा। एक तो इसमें 2 सवाल एक साथ मैं इंक्लूड करूंगा कि बीजेपी कह रही है जंगल राज आ गया, अब लोगों को अंदर डर माहौल, और दूसरा आप कहते हैं गरीबों की सरकार। तो जो लोग प्रदेश में अमीर हैं उनका क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से दलितों, शोषितों, पीड़ितों, अति पिछड़ों समाज के A to Z का जो हमको समर्थन मिला है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी हमारे राज्य को जंगल राज कहने का काम शुरू किया है। क्योंकि उनको गरीबों का राज पचता नहीं है, उनको दलितों, मजलूमों, शोषितों का राज पचता नहीं है, उनको उन लोगों का राज पचता नहीं है जो गरीबों की बात सुनते हैं, जो महिलाओं की बात सुनते हैं, जो नौजवानों की बात सुनते हैं, जो छात्रों की बात सुनते हैं। इसीलिए जो सुनने वाली सरकार है, जो करने वाली सरकार है, उसको ये जंगल राज कह करके कहीं ना कहीं नया परसेप्शन देना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता को पता है कि ये सरकार सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है और आप देखेंगे कि यहाँ गरीबों के साथ भी उसी तरह से व्यवहार होगा जैसे अमीरों के साथ होता है। अमीरी और गरीबी का यहाँ विभेद नहीं है, यहाँ पर सबके साथ न्याय और सबके साथ सामाजिक न्याय का जो अवधारणा है उसको मूर्त रूप देने का काम किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ राजद प्रवक्ता एजाज अहमद, जो बेबाक तरीके से अपनी बात रख रहे थे और वो बीजेपी पर हमलावर थे और वो कह रहे थे कि ये सबकी सरकार है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है और अमीरी और गरीबी की खाई नहीं है, जिससे बीजेपी घबरा रही है और वो कह रही है कि यहाँ जंगल राज फिर से आ गया है। दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है, हम विकास करेंगे और ये विकास की सरकार है। तो ये थे एजाज जी और हम बहुत बहुत उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने वक्त दिया। और मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पर बेल आइकॉन दबाएं और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप उसे शेयर करें और आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपना प्यार दें। तो हम आपके सामने फिर अपनी अगली वीडियो लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।